नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारत अमेरिका संबंध का पार्ट थर्ड प्रारंभ कर रहे हैं। पार्ट थर्ड में पार्ट टू से संबंधित जितने भी टर्म्स रह गए थे उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का यहाँ पे काम करेंगे। पार्ट टू में हम लोगों ने देखा था लेमुआ के बारे में, वहाँ नहीं देखा था, काटसा के बारे में नहीं देखा था, कोमकासा के बारे में नहीं देखा था, STA-1 स्टेटस क्या है उसके बारे में नहीं देखा था। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम ये जो टर्म्स हैं, इस टर्म में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि USA किसी देश के साथ निकट सामरिक सहयोगी अगर USA किसी देश को बनाता है तो उसके साथ 4 विभिन्न समझौते जो हैं वो ज़रूर करता है। तो ये दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई देश USA का निकट सामरिक सहयोगी मित्र है तो उसके साथ 4 समझौता हुआ है या नहीं हुआ है, ये दिखाता है कि उनके साथ संबंध कितना बेहतर और प्रगाढ़ है। तो भारत के साथ 4 में 3 समझौता हो चुका है, 1 समझौता होने वाला था, अभी तक हो नहीं पाया है, लेकिन कुछ ही महीनों में ये भी कर लिया जाएगा। सबसे पहले भारत और USA के बीच का जो समझौता है GSOMIA, ये 2002 में ही हो गया था। 2002 में GSOMIA का मतलब होता है कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इसका इस समझौते के तहत कोई भी USA डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ डेटा को शेयर कर सकती है। तो 2002 में ये हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि हाल ही में 2018 में 2+2 डायलॉग हुआ है। 2+2 डायलॉग में एक और समझौता इसी का सब एग्रीमेंट है, वो किया गया है कि ISA मतलब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ISA के माध्यम से क्या किया गया है कि पहले जो एग्रीमेंट था ये सिर्फ सरकारी कंपनी, भारतीय सरकारी मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ था। अब प्राइवेट मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ भी ये डेटा शेयर किया जा सकेगा। इससे भारत का जो भारतीय सरकार का जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत आत्मनिर्भर बने, तो इस पे ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क एक एग्रीमेंट कहा जा सकता है। दूसरा लेमुआ। लेमुआ का फुल फॉर्म देखेंगे, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि दोनों देश के युद्धपोत और फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सैनिक अड्डे का प्रयोग ईंधन लेने में कर सकते हैं। अन्य साजो सामान की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। सैन्य साजो सामान का नवीकरण के लिए भी किया जा सकता है। अगर कोई कल पुर्जे या कुछ भी अगर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे एक दूसरे के सैन्य अड्डों का प्रयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है। उसके क्रू मेंबर को यहाँ पे फैसिलिटी दिया जाएगा, हमारे क्रू मेंबर को वो फैसिलिटी देगा। तो इस रूप में ये समझौता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि हम सैन्य अड्डों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इससे क्या होगा, भारत को ये फ़ायदा होगा कि जिस रूप में हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में जो चीन का दबदबा बढ़ रहा है, इस दबदबा को कंट्रोल करने में यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा इसको प्रतिसंतुलित करने में ये समझौता बहुत बड़ा कारगर होगा। ये समझौता देखेंगे कि 10 वर्षों से ये समझौता अटका हुआ था। इसका ये आलोचकगण ये आलोचना करते थे कि इसके तहत भारत में अमेरिकी सैनिक की तैनाती हो जाएगी जो भारत के राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं है। लेकिन अभी जो हाल ही में 2016 में जो ये समझौता किया गया, इसमें स्पष्ट रूप में कहा गया कि इसके तहत अमेरिकी सैनिक की भारत पे तैनाती नहीं की जाएगी। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका किसी देश पर आक्रमण करता है तो भारत बाध्य नहीं है अपने सैन्य अड्डा अमेरिका को देने के लिए या अमेरिका के लिए खोलने के लिए नहीं है, बाध्य नहीं है। तो ये सब दिखाता है कि जो आलोचकगण आलोचना करते थे उस आलोचना को भारत सरकार ने कोशिश किया है कि अपने राष्ट्र हित के अनुकूल इस एग्रीमेंट को बनाया जाए, और भारत ने इसमें किया भी है। इससे भारत को सामरिक रूप से बहुत बढ़त हासिल होगा। तीसरा इसका महत्वपूर्ण समझौता है कोमकासा। कोमकासा एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है
कि कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके माध्यम से क्या होगा कि अभी हाल ही में दिल्ली में 2+2 डायलॉग 2019 में हुआ है, इसी में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इससे क्या होगा, रक्षा सहयोग और ज़्यादा सुदृढ़ होगा, भारत और यूएसए के बीच रक्षा सहयोग और ज़्यादा सुदृढ़ होगा। दूसरा देखेंगे कि भारत को संवेदनशील सुरक्षा तकनीक इसमें मिल पाएगा, एक तो ये हो जाएगा। और यूएसए अब इनक्रिप्टेड संचार उपकरण और गुप्त तकनीक को भारत के साथ शेयर कर पाएगा। पहले क्या होता था, हम वहाँ से जहाज़ या फिर फाइटर प्लेन खरीद तो लेते थे, लेकिन इनक्रिप्टेड जो उपकरण है या संवेदनशील जो सूचना है वो हमें नहीं मिल पाता था। लेकिन इसके माध्यम से इनक्रिप्टेड उपकरण भी मिलेगा, जिससे हम उसका 100% महत्तम उपयोग कर सकते हैं। और उच्च स्तर के सैन्य नेतृत्व के बीच सुरक्षित संचार का आदान प्रदान भी हो पाएगा। उच्च लेवल के जो सैन्य अफसर हैं, सैन्य नेतृत्व करता है, उनके बीच कम्युनिकेशन को भी ये सुगम बनाएगा। तो ये कोमकासा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी सामरिक दृष्टिकोण से एक लैंडमार्क समझौता माना जा रहा है। एक ये बेका है, जो अभी तक ये समझौता हुआ नहीं है, लेकिन बेका क्या है जो होने वाला है। ये भारत के सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि यह भू स्थानिक सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब आप देखेंगे कि अमेरिका का जो सैटेलाइट नेटवर्क है विश्व में सबसे विशाल है, और विश्व में जितने भी नेटवर्क हैं, चाहे वो सैन्य हो या गैर सैन्य हो, दोनों में जितना भी विश्व का सैटेलाइट है उसमें 50% से ज़्यादा अमेरिका का है। सैन्य में भी 50% ज़्यादा है, गैर सैन्य में देखें तो वो भी 50% से ज़्यादा है। तो अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो भारत को सैन्य से संबंधित या गैर सैन्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण या संवेदनशील सूचना होगा वो भारत को मिल पाएगा आसानी से। जैसे इसमें ये एक और फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए कारगिल जैसे कोई ऐसा घुसपैठ होता है तो यूएसए भारत को पहले सूचना मुहैया करा देगा। या फिर जिस रूप में भारत चीन सीमा पे जिस आक्रामकता से आगे बढ़ रहा है, और हो सकता है चीन अपने सीमा पे एक भारत को घेरने के लिए, भारत को युद्ध में हराने के लिए कोई रणनीति तैयार कर रहा हो, तो इस सैटेलाइट के माध्यम से, इस बेका एग्रीमेंट के माध्यम से यूएसए हमें पहले आगाह कर देगा, सूचना दे देगा कि देखो भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, आप संभल जाओ। तो ये हमारे स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में ही अगर सिविलियन में देखें, सिविलियन पर्पस से, तो सिविलियन पर्पस से भी मान लीजिए अगर साइक्लोन आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, इस रूप में अगर कोई आपदा आ रहा है, तो जो यूएसए है ये भारत को आगाह कर देगा कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, आप सतर्क हो जाइए। तो इस दृष्टिकोण से सिविलियन और गैर सिविलियन मतलब सैन्य पर्पस से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक आप देखेंगे चारों के बाद एक हम वर्ड यूज किए थे काटसा, तो हम समझ लेते हैं काटसा क्या है। अभी हम आगे जब डिस्प्यूट पढ़ेंगे भारत और अमेरिका के बीच का जो डिस्प्यूट है उसमें काटसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम काटसा यहाँ समझ लेते हैं। काटसा क्या है? काटसा एक कानून है जो अमेरिका ने अपने लिए बनाया है। ये यूएन का कानून नहीं है, अमेरिका का कानून है जो 2017 में ट्रम्प प्रशासन ने बनाया। इसका मूल मकसद क्या है? 3 देश यूएसए के का जो 3 विरोधी देश है जिस पे वो सैंक्शन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान और रसिया, इस तीनों पे प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए काटसा बनाया है। इस नियम के तहत, काटसा के तहत, कोई भी चौथा देश, तीसरा देश, कोई भी देश इन तीनों देश के साथ रक्षा और ऊर्जा से संबंधित कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा। आपको पता है जो ईरान है, ईरान का सबसे इकोनॉमी का मूल जो सोर्स है वो ऊर्जा है, एनर्जी है। रूस का एनर्जी सबसे ज़्यादा है और रक्षा सबसे ज़्यादा है। तो कोई भी देश अगर इन तीनों देशों से, नॉर्थ कोरिया, रूस और ईरान के साथ अगर व्यापार करता है तो अमेरिका उस देश पे जो व्यापार करेगा उस पे प्रतिबंध लगा देगा। अब ये प्रतिबंध इसीलिए मायने रखता है क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा विश्व का जो मार्केट चल रहा है, विश्व का जो करेंसी जो डिपेंडेंट है ये डॉलर पे है, और डॉलर अमेरिका का करेंसी है।
अगर अमेरिका ही प्रतिबंध लगा देगा तो पूरा डॉलर का जो पूरा करेंसी का क्राइसिस हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से मानना पड़ता है। तो काटसा है भारत के दृष्टिकोण से। हाल ही में भारत ने S-400 वहाँ से रूस से आयात किया है और अमेरिका का मानना है कि कहना है कि भारत पे हम काटसा के तहत प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि काटसा से भारत को छूट मिला है, लेकिन फिर भी आप हाल के पेपर में पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारत को काटसा के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात भारत एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो रूस के साथ जो आपका सामरिक संबंध है उसको तोड़े और हमारे साथ रक्षा संबंध को और ज़्यादा मजबूत करें। लेकिन भारत कहता है कि हम किसी पे निर्भरता को हम कायम नहीं करेंगे, हम किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे और ये कानून तो UN का है, ये तो आपका है नहीं, हमारा स्वतंत्र विदेश नीति का ये खिलाफ है। ये एक डिस्प्यूट है काटसा। तो ये काटसा जब आएगा तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत को STA का दर्जा दिया गया है USA के द्वारा। तो STA क्या है? STA सबसे पहले ये देखिए कि STA सामरिक व्यापार प्राधिकरण है हिंदी में। आप इसमें देखेंगे कि एशिया का तीसरा देश बन गया है STA स्टेटस धारण करने वाला, USA जो दिया है। दूसरा दो सोचेंगे, दो कौन है? दो, एक दक्षिण कोरिया है और एक जापान है जो USA का निकट सहयोगी है। तो भारत को भी ऐसा मिल गया है। अब इससे क्या होगा कि भारत USA से अत्याधुनिक हथियार तथा उससे संबंधित तकनीक हासिल करने का रास्ता खुल जाएगा। जो अत्याधुनिक हथियार और संवेदनशील तकनीक है भारत वहाँ से ग्रहण कर पाएगा। साथ ही उन्नत अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली को वहाँ से अमेरिका से खरीद पाएगा और अपने जो सामरिक दृष्टिकोण से अपने आप को सशक्त करने का प्रयास करने में सक्षम होगा। इससे क्या होगा, उसमें कहा गया है STA के माध्यम से यह एक चीन को भी यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि क्योंकि STA उन्हीं को दर्जा देता है USA जो चारों एक्सपोर्ट रिजीम का मेंबर है। एक्सपोर्ट ग्रुप मतलब एक्सपोर्ट जो ग्रुप है वो है, जैसे NSG आप जानते होंगे, उसी प्रकार एक वासेनार है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसी प्रकार एक MTCR है। जो चारों का मेंबर होता है उसी को USA ये स्टेटस देता है STA। लेकिन भारत इस 3 का मेंबर है लेकिन NSG का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी USA ने भारत को ऐसा स्टेटस दिया है। तो ये दिखाने का प्रयास चीन को किया गया है कि आप अगर, क्योंकि चीन के वजह से हम STA में शामिल नहीं है, NSG में शामिल नहीं हुए हैं, तो इससे चीन को भी यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि भारत NSG का सदस्य नहीं है, फिर भी संवेदनशील तकनीक से भारत उपेक्षित नहीं रहेगा, हम उसको संवेदनशील तकनीक देंगे। हालांकि अमेरिका हम पे एहसान नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा मार्केट है भारत, और जिस रूप में चीन का जो उभार हो रहा है उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए एशिया का एक ही मात्र देश है भारत जो उसको संतुलित कर सकता है। तो भारत को भी फ़ायदा है, अमेरिका को भी फ़ायदा है। तो एक ये है। STA जब हुआ है, STA स्टेटस मिला है, तो जो कुछ आलोचक हैं आलोचना करते हैं कि एक बात बताइए कि आप एक तरफ बोलते हैं कि भारत मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सामग्री को खुद से मतलब रक्षा सामग्री में आत्मनिर्भर होगा, आप यहाँ पे वायु रक्षा प्रणाली वहाँ से खरीदेंगे तो इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन पे असर नहीं पड़ेगा क्या? तो मतलब एक आलोचना किया जाता है इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन पे असर पड़ेगा। दूसरा, इस रूप में आप अगर एग्रीमेंट करेंगे इससे जो हमारा रूस सबसे पुराना साथी है इसके साथ संबंध में खटास हो सकता है, एक ये भी किया जाता है। तीसरा देखेंगे कि अत्याधुनिक, इससे क्या हो जाएगा, हथियारों का दौर बढ़ जाएगा, दौर बढ़ जाएगा जिससे एशियाई रीजन में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल बन सकता है। चौथा देखेंगे चीन के साथ, चीन भारत अगर इस रूप में अगर होता रहा तो चीन और भारत के बीच का संबंध बहुत कटु हो जाएगा, क्योंकि चीन भारत को संदेह के दृष्टिकोण से देखेगा। आलोचक ऐसा आलोचना करते हैं, हमें आलोचना के लिए लिखना है, हमें तो अब चीन तो कब संदेह की दृष्टि से नहीं देखता है, चीन को जब मन करे वो ठोक देगा, हमें ठोकता ही है। डोकलाम मुद्दे पे देखिए, अभी लद्दाख पे देख लीजिए, अभी काला पानी पे देखता है, लेकिन आलोचना करने के लिए हमें एक पॉइंट मिल गया। तो इस दृष्टिकोण से आपने देखा कि STA क्या है और संबंधित बहुत सारे मुद्दे कौन कौन से हैं, ये छोटे जितने भी टर्म्स है हमने यहाँ पे कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करने का। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
अगर इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन है उस पर भारत का क्या इम्पैक्ट है इसको देखेंगे, और इसी में हम कोशिश करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट कौन कौन सा है और इसको कैसे हल किया जाएगा और आगे का रास्ता क्या होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मतलब चौथा लेक्चर में जितने भी आयाम हो उसी में हम कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया जाए। ये हम इसलिए 4 लेक्चर बनाए ताकि क्योंकि यूएसए से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। जिस रूप में ईरान के साथ टेंशन चल रहा है, हमें पक्का उम्मीद है कि इस बार ईरान टेंशन अमेरिका, ईरान और भारत के बीच ज़रूर एक प्रश्न बन सकता है। इसीलिए आप लेक्चर 4 को ज़रूर देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ इतना देर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।